मशरक़ वस्ता में जंग और कशीदगी की वजह से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं। अब इसके अवाम पर क्या असरात मुरतब होंगे, इस सारे मामले पर बात करते हैं। हारून शरीफ माहिर मुआशियात हमारे साथ मौजूद हैं। हारून शरीफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह से देख रहे हैं, पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा दी गई हैं, अवाम काफ़ी परेशान है, अब इसके मज़ीद क्या असरात मुरतब होंगे आने वाले टाइम में, इस पर आपकी क्या राय है? जी, ये इतना अनएक्सपेक्टेड नहीं है क्योंकि हुकूमत जो पहले ऐलान कर रही थी कि हम एब्जॉर्ब करेंगे, हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि हम ये जो ग्लोबल ऑयल की प्राइसेस बढ़ें तो इसको एब्जॉर्ब कर सकें। लेकिन एक बहुत बड़ा एलिमेंट इसके अंदर ये है कि हम इसके अंदर इनडायरेक्टली टैक्स भी कलेक्ट करते हैं। तो हमने अब जो पेट्रोलियम लेवी है उसको तकरीबन 55 रुपए बढ़ा दिया है इसके अंदर, फिर 24 रुपए कस्टम ड्यूटी है। तो टैक्सेशन की साइड इज ऑल्सो एन एलिमेंट। अब ये जो हमारी प्राइसेस बढ़ गई हैं, इसके अंदर अब हमें चाहिए तो ये था कि इसको तीन चीज़ों में डिवाइड करते। कुछ एब्जॉर्ब करती है हुकूमत, कुछ क्लाइंट को पास ऑन करते, और कुछ हम डिमांड को नीचे करते कि लोग कम इस्तेमाल करें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। लेकिन हमने सिर्फ एक एंगल किया है कि पास ऑन कर दिया। इसका इमीडिएट इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पर आएगा कि इसेंशियल कमोडिटीज़ की इन्फ्लेशन बढ़ेगी। नंबर टू, इस पर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगी बिकॉज आपकी ट्रेड, फ्रेट, एवरीथिंग विल गो अप। सप्लाई लाइंस जो हमारी चेन्स हैं, इसका इस पर इम्पैक्ट आएगा। और हमारा जो तीसरा इम्पैक्ट ये आएगा कि जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो शरह सूद बढ़ानी पड़ती है, और उससे इकॉनमी जो है वो मज़ीद स्लो डाउन होती है। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि जैसे आपने अभी खुद भी जिक्र किया, बाज़ माहिरीन का ये कहना है कि जंग की आड़ में हुकूमत ने IMF के मुतालबे पूरे किए हैं और उन्होंने कहा मौका चंगा लूट लो। क्या वाकई ऐसा है? जी, IMF को समझना ज़रूरी है क्योंकि IMF का मुतालबा ये है कि आपने बजट का खसारा इस लेवल तक रखना है। ये मुतालबा नहीं है, ये एक एग्रीमेंट हमने उनसे साइन किया हुआ है। दूसरा उनका ये है कि आपने जो सब्सिडीज नहीं देनी है। अब IMF के और टैक्सेस का आपने तो GDP रेशो को बढ़ाना है। अब हमारे ऊपर है कि हम टैक्सेस कैसे बढ़ाते हैं, इनडायरेक्ट तरीके से बढ़ाते हैं, या हम नए सेक्टर्स जो टैक्स नहीं देते उनको नेट में लाते हैं। वहां पर तो हम मुसलसल नाकाम दिखाई देते हैं। तो हम इसलिए इनडायरेक्ट टैक्सेशन पर इन्हिसार करके, जो हमने IMF से, हम इनको प्रायर एक्शंस कहते हैं, अगली ट्रांच के जो अग्री किए हुए हैं उनको हम मीट करने की कोशिश करते हैं। ये अनफॉर्चुनेटली कोई सस्टेनेबल मॉडल नहीं है क्योंकि अब टैक्सेस तभी लेंगे अगर वेल्थ क्रिएशन होगी और मईशत बढ़ेगी। लेकिन अगर वो नहीं बढ़ रही तो फिर तो आप जिन बेचारों से पहले ले रहे हैं उनको मजीद रगड़ी जाएंगे। एंड दिस इज व्हाट इज वरीसम थिंग। अभी तो चले वॉर की वजह से प्रेशर्स और आ गए हैं, लेकिन पाकिस्तान को सूनर और लेटर ये समझना पड़ेगा कि हमें ये इनडायरेक्ट टैक्सेशन को डायरेक्ट टैक्सेशन की तरफ कैसे जाना है। लेकिन अब हमने IMF की शराइत तो मान ली है, अब इसका मतलब है कि हमें IMF अगली किस्त दे रहा है फिर? जी, ये तो अभी रिव्यू हुआ है, ये ट्रांच तो इट्स लाइकली टू बी रिलीज्ड। अब 6 माह के बाद अगली किस्त है। वहां पर हमारे, क्योंकि हमारे रेवेन्यू शॉर्टफॉल्स दिखाई दे रहे हैं, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो होती दिखाई दे रही है, हमें इस वक्त IMF से एक कंप्रीहेंसिव निगोशिएशन करनी पड़ेगी कि अगली ट्रांच के ट्रिगर्स क्या रखने हैं। यह हर 6 माह पे डिसाइड होता है और उसको हमने किसको हम डिफर कर सकते हैं। यहां पर मेरी राय है कि ब्यूरोक्रेसी की बजाय हमें कुछ वर्ल्ड क्लास एक्सपर्ट्स को लाना चाहिए जिनकी IMF बात सुनता भी है, जो IMF को समझते हैं। क्योंकि अगर हम मनोअन मान लेंगे तो अवाम के ऊपर प्रेशर मजीद बढ़ जाएगा। अच्छा सर, ये भी खबरें आई हैं कि क्योंकि UAE का बड़ा मुतालबा था, बड़ा दबाव था कि हमारे $2 अरब वापस करें, तो हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि रवां माह के आखिर में $2 अरब उनके वापस कर दिए जाएंगे। अब क्या आप समझते हैं कि वाकई ही ये $2 अरब देने से भी हमारी मीशत जो है उस पर फ़र्क आएगा, क्योंकि ज़र मुबादला के ज़खायर कम होंगे और उससे भी महंगाई बढ़ेगी? जी, पहली बात तो ये है, मैं इस निगोशिएशन का हिस्सा था, तब मैं कैबिनेट के अंदर था जब हमने ये डिपॉजिट्स निगोशिएट किए। और उस वक्त भी मैंने अपनी वज़ीर आज़म को, सबको कॉशन किया था कि जब आप डिपॉजिट अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस पर लेते हैं, इकोनॉमिक डील पर नहीं लेते,
तो वो आपकी डिप्लोमेसी जब तक अच्छी है वो चलते हैं, जिस वक्त उनको जरूरत पड़ेगी वो मांग लेंगे। और ये हमें पहले भी तजर्बा हुआ, सऊदी अरब ने भी मांग लिए थे एक वक्त में। अभी हम ईयरली रोल ओवर करा रहे थे, तो अप्रैल 17 को उसकी मेच्योरिटी है जो यूएई का डिपॉजिट है। और जो हालात चल रहे हैं इस वक्त यूएई के, उसमें अभी तक मुझे ये तो कंफर्म नहीं है कि उन्होंने मांग लिया है, बट इट इज़ लाइकली कि वो इसको रोल ओवर नहीं करेंगे। हुकूमत को अब ये स्ट्रेटजी बनानी होगी कि ऑल्टरनेट पैसा कहाँ से रेज करें। हम बॉन्ड मार्केट में जा सकते हैं, फाइनेंशियल मार्केट में जा सकते हैं, अपनी स्टॉक मार्केट में जा सकते हैं, लेकिन अभी जो जीसीसी के ममालिक पर फाइनेंशियल प्रेशर्स आ रहे हैं, आई डोंट रूल आउट कि वो उसको ज़्यादा देर रोल ओवर ना कर सकें, और पाकिस्तान को उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग कर लेनी चाहिए। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि मौजूदा सूरत हाल में सोने की कीमतें जो हैं उसमें बड़ा ताड़ चढ़ाव है और अब दोबारा उसमें इजाफा हो रहा है, इस सारी सूरत हाल को आप किस तरह से देखते हैं? ये सोना नहीं, ये ओवरऑल कमोडिटीज में वॉलेटिलिटी है। देखिए, ये सिचुएशन को प्रिडिक्ट कोई भी नहीं कर सकता। जो भी बड़े से बड़ा एक्सपर्ट इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि इजराइल और प्रेसिडेंट ट्रंप क्या सोच रहे हैं। अगर तो इंटेंसिटी बढ़ती है, अगर सोल्जर्स खुदा ना खास्ता फुट सोल्जर्स ईरान में आ जाते हैं, ईरान अगर गल्फ की तनसीबात पर हमला कर देता है, सो ये चीज़ें बहुत बिगड़ जाएंगी। तो ना सिर्फ फाइनेंशियल मार्केट्स जिटरी हैं, ये कमोडिटीज़ की मार्केट जिसमें सोना है, चांदी है, बाकी प्रेशस मेटल्स हैं, वो डेली बुनियाद पर ऊपर नीचे जा रही हैं, क्योंकि इन्वेस्टर इस वक्त कोई भी लॉन्ग टर्म पोजीशन नहीं ले रहा। वो एक पे पैसा डालते हैं, लेकिन सर अब तो अक़वाम मुत्तहिदा ने भी कह दिया है कि अमेरिका और ईरान की जंग के बायस खुराक की कीमतों में पूरी दुनिया में इजाफा हुआ है। तो सर इसका मतलब है सर ये कहा जा सकता है कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान में भी खुराक का बहरान पैदा हो सकता है, या महंगाई जो है वो बिल्कुल बढ़ सकती है? जी, खुराक का बहरान मुश्किल है, क्योंकि हम इसेंशियल ज़रूरी चीज़ें, गंदम है, चावल है, वो हम अपने लोगों के लिए बनाते हैं। चावल तो एक्सपोर्ट भी करते हैं, एक्सपोर्ट कम हो जाएगी। हम दालें इंपोर्ट करते हैं, अपना ये जो एडिबल ऑयल को इंपोर्ट करते हैं। हमें अपने लाइफस्टाइल्स को कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा। हाँ, इन्फ्लेशन का प्रेशर बड़ा क्लियर और प्रेजेंट डेंजर है कि हमारे लोगों की पहले ही, आप देखें, इन्फ्लेशन की बेसलाइन होती है। पहले जब बड़ी थी तो कीमतें नीचे थी, अब ऊपर आ चुकी हैं। अब अगर मजीद ऊपर जाती हैं तो लोगों की खर्च करने की जो इस्तात है वो कम होगी। फिर अनफॉर्चुनेटली वो ट्रेड ऑफ्स करेंगे हेल्थ और एजुकेशन के आउटकम्स के ऊपर। बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं, हेल्थ पे नहीं खर्चेंगे, जो मुल्क के लिए बहुत खतरा। सर आप क्या समझते हैं फिर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए फिर क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए? जिस तरह से आपने अभी पेट्रोल के हवाले से बात की कि हमें क्लाइंट और डिमांड वाले ऑप्शंस की तरफ जाना चाहिए था, तो अब आप क्या समझते हैं ऐसे में क्या हिकमत अमली बनानी चाहिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए? जी, एक तो हमें इन्फ्लेशन का जो हमारा रेगुलेटरी सिस्टम बहुत फरसूदा है। अभी भी आप देखते हैं अंग्रेज के ज़माने की तरह एक डिप्टी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर जाकर छापे मार रहे होते हैं। सो इस तरह ये मार्केट्स नहीं चलती हैं। हमें मार्केट्स के अंदर रेगुलेटरी सिस्टम्स के इदारे बनाने हैं। लोअर लेवल पे फेडरल गवर्नमेंट नहीं कर सकती, ये तो ज़िले के लेवल का काम है। मार्केट कमेटियों को मजबूत करना है, टेक्नोलॉजी बेस्ड इंफॉर्मेशन देती है। आधी इन्फ्लेशन तो ये जो हमारी सप्लाई चेन के अंदर लोग पैसे खाते हैं उसकी वजह से बढ़ती है। जो बाकी इन्फ्लेशन है, जो बाहर के एंगल पेट्रोल से और रुपए की कदर में कमी से बढ़ेगी, वो हमारे कंट्रोल से बाहर है, और उसके लिए है अपने इंपोर्ट बिल को कंट्रोल करना पड़ेगा। बट इवेंचुअली तो एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे तो तब ही हम वो गैप फिल कर सकेंगे। मैं 2026 को पाकिस्तानियों के लिए अनफॉर्चुनेटली मुश्किल साल दे